Hello bachcho, today we are going to discuss about the inertia and mass. Okay, so in previous lecture we had learned about the Newton's first law of motion. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही क्या बोला जा सकता है? लॉ ऑफ इनर्शिया. इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. मीन्स कि हम लोगों ने इस लॉ में क्या समझा था, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि इफ एनी बॉडी इज इन मोशन then it will be in motion until any external force is not applied, and if any body is at rest, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है then it should be in rest until any external force is not applied. तो कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करना चाहती है, रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड वन न्यू टर्म वी हैव लर्न द इनर्शिया. इनर्शिया क्या है, आज हम लोग और डिटेल में इसकी बात कर लेते हैं और उसको किस तरीके से मास से कोरिलेट किया जाता है. ओके, नाउ सी, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी. इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो, हर एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है. ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट. क्या करता है वो? रेजिस्ट मींस अपोज करता है. टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन मीन्स वो अपने अंदर होने वाले चेंज, वो चाहे मोशन हो चाहे रेस्ट हो, उनको क्या करता है? अपोज करता है. ठीक है, तो टू रजिस्टर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. ठीक है, अभी यहीं तक बात करते हैं. तो कोई भी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपने अंदर जो चेंज को रजिस्ट करने की, चेंज को अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है, इट इज नोन एज द इनर्शिया. ठीक है, क्लियर? अच्छा, चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी. अभी आप एक ये ग्लास ले लो, ये एक्टिविटीज करके आप देख भी सकते हो. अब इस ग्लास पे कोई आप कार्डबोर्ड टाइप का कुछ है ना, कवर टाइप का ले लो. हार्ड होना चाहिए, बहुत ज्यादा वेटेड ना हो. ठीक है, अब इस पे आप ग्लास पे इस पे रख देते हो. रखने के बाद इस पे आप अगर क्वाइन रखोगे, ठीक है, क्वाइन रखोगे और आप यहाँ पर इसको तेजी से, काफी फोर्सफुली जब इसको पुश करोगे तो देखोगे जो आपका कार्ड है ना, लाइक प्लेइंग कार्ड, ये कार्ड क्या होगा आपका? ये आपका कार्ड तो निकल जाएगा, बट ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ रेजिस्ट इन द चेंज इन द पोजीशन, ये जो क्वाइन है ये क्या होगा? ये यहीं पे नीचे ग्लास में गिर जाता है ना. तो ऐसा क्यों हुआ? क्वाइन क्यों अपनी पोजीशन पे बना रह गया? आपने फोर्स लगाया किस पे? इस कार्ड पे. कार्ड के साथ तो ये क्वाइन भी रखा हुआ है, बट वो जब आपने फोर्सफुली फोर्स लगाया तो देखा कि ये जो क्वाइन है, जो कि वेटेड है, वो क्या करता है? वो अपने होने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है और अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ता है. क्योंकि ये जो कार्ड है वो निकल गया और एक क्वाइन कहाँ गया? आपके ग्लास के अंदर मिल जाता है. ओके, वी हैव वन मोर एग्जांपल. और एक एग्जांपल समझो, कैरम बोर्ड आप सभी लोग खेलते होंगे. कैरम बोर्ड लिया आपने, यहाँ पे आपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आपने क्या करे? ढेर सारे ब्लॉक्स खड़ा कर दिया आपने, ब्लॉक ना. तो एक के ऊपर एक आप पूरा उस पर जो है ब्लॉक्स लगा देते हो. क्या होता है कि जब आप इसको हिट करते हो काफी फोर्सफुली, तो आप देखते हो ये नीचे वाला जो क्वाइन है तो निकल जाएगा. ये निचला वाला जो आपका जो गोट है आपका, वो तो निकल जाएगा, बट ऊपर वाले जो एज इट इज यहीं पर रह जाते हैं. ये ऐसा क्यों होता है कि जो लास्ट वाला, जो नीचे वाला जिसको आपने हिट किया फोर्सफुली, वो तो निकल गया, बट ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो एज इट इज नीचे आ जाता है. इट इज ऑल्सो ड्यू टू द इनर्शिया. वो जो ऊपर के ब्लॉक्स हैं उस पे तो फोर्स सीधे अप्लाई नहीं हुआ ना, फोर्स अप्लाई हुआ नीचे वाले पे, बट मोशन तो उसके साथ उसको भी करना था. लेकिन उस जो ऊपर का जो वेट था, जो उसका ब्लॉक था, वो क्या करता है? वो अपोज करता है अपने अंदर होने वाले चेंज को और अपनी जगह ही रहता है और वापस से नीचे आ जाता है. आप बस में ट्रेवल करते हो, बस में ट्रेवल करते समय आप सपोज कर लो बस में ट्रेवल कर रहे हो, तो क्या होता है कि आप देखते हो कि जैसे ही ब्रेक सप्लाई होता है, ठीक है, जब ब्रेक सप्लाई होता है तो आप क्या करते हो? कुछ इस तरीके से आगे की तरफ झुक जाते हो, है ना. ठीक है, ड्राइंग देखो हमारी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा बना दिया समझाने के लिए.
कि जैसे ही आपके लिए ब्रेक सप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक्स आप ड्राइवर ने अप्लाई किया, ठीक है, ड्राइवर ने ब्रेक सप्लाई किया, तो आपकी बॉडी क्या होती, आगे की तरफ यूं, है ना। आप कभी देखते हो कि जब ब्रेक सप्लाई होता है तो आप ऐसे बस में अगर आपने कुछ पकड़ नहीं रखा है तो बिल्कुल से गिर भी सकते हो। आप जैसे ब्रेक सप्लाई होता है तो आप यूं ऐसे हो जाते हो। वाई, क्यों ऐसा होता है? देखो, जब आप बस में हो और बस मोशन कर रही है तो बस के साथ आप भी मोशन कर रहे होते हो, कि आप बस में बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ब्रेक्स लगा तो क्या हुआ, ब्रेक्स लगने के साथ ही जो स्पीड है, जो मोशन कर रही थी बस, उसकी स्पीड कम होने लगती है, ठीक है, स्पीड डिक्रीज होती है। तो जो बॉडी उसके अंदर, बस के अंदर है, वो सभी का मोशन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। मोशन कम होने का मतलब कि चेंज इन मोशन हुआ। चेंज इन मोशन को कौन, जो बॉडी है वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, इसको अपोज करेगी, ठीक है। वो क्या, जब बॉडी मोशन में है बस के साथ, तो वो मोशन में ही रहना चाहती है ना, मोशन में ही रहना चाहती है। बट जैसे ही ब्रेक लगा, मोशन में वेरिएशन हुआ और आपकी बॉडी क्या करती है, आगे की तरफ यूं झुक जाती है ड्यू टू द इनर्शिया। यहाँ पे भी देखो कॉन्सेप्ट किसका है, इनर्शिया का है। कार ड्राइविंग करते हैं तो कार ड्राइविंग करते समय क्या बोला जाता है, आप सीट बेल्ट लगा के बैठो। सीट बेल्ट क्यों बोला जाता है लगाने के लिए, कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपकी बॉडी कार के साथ मोशन में थी, अब ब्रेक अप्लाई करने से कार की स्पीड तो कम होगी, लेकिन आपकी बॉडी क्या चाहेगी, बॉडी हमारी चाहेगी कि हम उसी स्पीड से अभी भी चलते रहे। तो वो क्या करेगी, उसको रेजिस्ट करेगी, ठीक है। और रेजिस्ट करने के लिए आप क्या होगा, आप आगे की तरफ आओगे, ठीक है। और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो इट इज हार्मफुल टू द ड्राइवर ऑल्सो ना, तो इसलिए सीट बेल्ट लगाने के लिए बोला जाता है। देखिए यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनर्शिया, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, एक टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने अंदर होने वाले जो चेंज को अपोज करने का, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा कोरिलेट करते हैं मास से। मास से कैसे इसको हम लोग कोरिलेट करेंगे, ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है। मास से कैसे इसको कोरिलेट किया जा सकता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सपोज करो कि आप, ये कोई XYZ है, ठीक है ना, XYZ है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कुछ इस तरीके से एक स्टोन को ये जो है पैर से अपने मारना है स्टोन, ठीक है ना। ये स्टोन है, छोटा सा स्टोन है, ठीक। तो ये जब इसको पैर से मारेंगे तो ये स्टोन क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। हालांकि ये रेजिस्ट करेगा, लेकिन फोर्स कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस होगा। भाई इन्होंने जो फोर्स लगाया वो ग्रेटर होगा इनके रेजिस्टेंस फोर्स से, मतलब जो रेजिस्ट कर रहा है उस रेजिस्टेंस फोर्स से इन्होंने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो स्टोन आगे तो जाएगा, ठीक है। फिर ये कुछ दूर और आते हैं, कुछ दूर और आए और इनको फिर से बना दिया जाए, ठीक है ना। अब चलो यहाँ एक बड़ा सा स्टोन इनको दिखा, ठीक है ना, और इन्होंने फिर क्या किया कि फिर इस पे पैर लगा दिया, मारा इस पे। अभी ये छोटा स्टोन था, ठीक है, स्टोन आगे मूव कर दिया, लेकिन क्या इस स्टोन के पोजीशन में चेंज होगा, इनके पैर में क्या आ जाएगा, चोट आ जाएगी, इनके पैर में चोट आ जाएगी। अब ये बड़ा स्टोन आगे मूव नहीं किया, वाई, क्यों, अब इसकी इनर्शिया क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है ना। समझिए दोनों में डिफरेंस। इसके पास भी इनर्शिया था, स्टोन क्या था, स्मॉल स्टोन, ये था स्मॉल स्टोन, और ये है आपका बिग स्टोन, ठीक है ना, ये है आपका बिग स्टोन। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया, स्मॉल स्टोन है, मास उसका कम है, मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगी, मींस उसकी जो टेंडेंसी होगी वो भी कम हो जाएगी ना। जैसे स्टोन आपने देखा, स्टोन की साइज बड़ी हो गई, मास ज्यादा हो गया, तो जैसे वो हिट कर रहे हैं तो हिट करने के बाद स्टोन अपनी जगह से मूव नहीं किया। दैट मीन्स कि मास बढ़ने से उस बॉडी की इनर्शिया क्या हो गई, और बढ़ गई, उसकी जो अपोज करने की टेंडेंसी थी और ज्यादा हो गई, ठीक। तो दैट मीन्स हम लोग इसको इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उस बॉडी की इनर्शिया उतनी ही ज्यादा होगी ना, उसकी अपोज करने की टेंडेंसी उतनी ही इंक्रीज होती जाती है ना। तो वी कैन से दैट कि जो इनर्शिया है इट इज प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास जितना ज्यादा होता जाएगा उसकी अपोज करने की टेंडेंसी उतनी ही बढ़ जाएगी, ओके। तो रिवाइज ऑल दिस थिंग्स।
दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उनको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। ओके, तो यहां तक अच्छे से आपको तैयार कर लेना है।